हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल असल मैथमेटिक्स में। साथियों, पिछले कुछ लेक्चर में हम लोग ने जो है सितंबर 2022 में जो एनडीए का पेपर हुआ है उसके सोल्यूशन के कुछ लेक्चर्स हम लोग पहले भी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और अभी जो है करीब 94 क्वेश्चन तक हम लोग सीरीज़ डी जो है वो सॉल्व कर रहे थे। तो 94 क्वेश्चन तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में और आज के वीडियो में हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 से। क्वेश्चन नंबर 95 में आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वाई एक्सिस कैन बी 0,4,0। पहले आपके पास जो दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि जो डायरेक्शन रेशियो हैं वाई एक्सिस के वो क्या इस तरीके से हो सकते थे कि अगर हम लोग बात करें एक एक्सिस हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक कोई एक्सिस है, 3 XYZ एक्सिस है, ठीक। जैसे ये हमारे पास जो है मान लिया कि ये एक्स एक्सिस इसको मान लिया, ये वाई मान लिया और ये जेड मान लिया। अब जो डायरेक्शन रेशियोज की बात करी जाती है तो डायरेक्शन रेशियोज का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग ABC से डिनोट करते हैं और A इज इक्वल टू होता है x2 - x1, A इज इक्वल टू होता है x2 - x1 और B इज इक्वल टू होता है y2 - y1, ठीक है। और C इज इक्वल टू होता है Z2 - Z1। यानी कि ये जो x1 y1 z1 है ये क्या हो सकते हैं, कोई दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं और x2 y2 x2 y2 z2 ये भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और इनके जो हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं तो हम लोग डायरेक्शन रेशियोज मिलते हैं। अब जैसे y एक्सिस पर मान लिया कि कोई पॉइंट्स हैं, ठीक है। y एक्सिस पर जो पॉइंट होंगे उन पर जो है x का कोऑर्डिनेट और z का कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक। जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पर हमने मान लिया कि ये पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो गया 0,1,0, ठीक है। और ये दूसरा कोऑर्डिनेट जो है इसको मान लिया हमने 0, और 5,0 हो गया, ठीक है। क्योंकि y पर ही चल रहे हैं, x और z पर तो जा नहीं रहे, तो x और y के z के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। y का जो वेरी करेगा 1 हो गया, मान लो 5 हो गया। अगर हम लोग इसके हिसाब से ABC की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू इन पॉइंट्स में अगर हम लोग निकालें, ये अगर मान लिया P है और ये मान लिया Q है, तो PQ का जो डायरेक्शन रेशियोज यानी जो y एक्सिस पर लाइन है, जो y एक्सिस पर पॉइंट है, वो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे। तो A को अगर हम लोग x2 - x1 करेंगे तो 0 आ जाएगा और B को करेंगे अगर y2 - y1 तो 5 - 1 4 हो जाएगा और C को करेंगे Z2 - Z1 तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो y एक्सिस है इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं वो 0,4,0 हो सकते हैं। यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस कैन बी। अब देखिए एक बार हम लोग फिर से अपने एक फिगर बना लेते हैं। अब की बार कहा जा रहा है कि एक आपके पास लाइन है जो कि z एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। मान लिया हमने अब की बार बना लिया, इसको हमने नाम दे दिया जो है ये आपका z एक्सिस। अब की बार इसको माने ले रहे हैं, इसको y माने ले रहे हैं, उसको z, इसको जो x माने ले रहे हैं, ठीक है। अब z पर एक पैरेलल लाइन है, z पर क्या है, एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। मान लिया हमने ये पैरेलल लाइन मान लिया, ठीक है। अब एक इस पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर कोई लाइन z पर परपेंडिकुलर है तो उस पॉइंट पर यानी कि इसके जो पॉइंट के सिरे होंगे ना, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके जो सिरे होंगे उस पर z जो है ना वो वेरी नहीं कर रहा होगा। क्योंकि देखिए z पर तो हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं, हम केवल क्या जा रहे हैं, x और y में ही हम लोग वेरी कर रहे हैं। यानी कि इन पॉइंट्स पर यानी कि इस पर और इस पर जो z का कोऑर्डिनेट होगा वो आपका क्या होगा, वेरी नहीं करेगा, यानी कि सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन माना था इसमें भी मान सकते हैं कि मान लिया भाई हमने इसमें कोई आपके पास x और y और मान लिया z का हमने 4 मान लिया और इसी तरीके से j वाला जो पॉइंट है दूसरा वाला पॉइंट है, इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, मान लिया x y और z का जो कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं, फिर से हम अगर हम लोग इस लाइन की अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालें तो x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 जब करेंगे ना तो आपके पास इस टाइप का जो जैसे दे रखा है कि 5, 6, 0 टाइप का जो है वो बन जाएगा। क्यों 0 बनेगा, क्योंकि देखिए z का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो z2 - z1 जब हम लोग करेंगे तो c की वैल्यू 0 आ सकती है और a और b की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये सेकंड वाला भी सही है। इस हिसाब से आपके पास जो इसमें इसमें जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम और इफ PR इज इक्वल टू A और QS इज इक्वल टू B देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको PQ की वैल्यू बतानी है। देखिए आपके पास अब की बार क्या है कि एक PQRS क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। ऐसे एक हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं और जैसे हमने इसको जो है
एक हमने क्या बना लिया, एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, जैसे मान लिया एक पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है कि पैरेललोग्राम तो है, फिर इसमें आपको पी आर दे रखा है। जैसे हमने मान लिया कि ये हो गया पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये एस हो गया। ठीक है, पी क्यू आर एस हमारे पास क्या हो गए, इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, फिर आपके पास पी आर दे रखा है, जैसे हमने ये पी आर बना दिया, ये पी आर हो गया। ठीक है, पी आर को क्या दे रखा है, पी आर की वैल्यू जो दे रखी वो दे रखी ए वेक्टर। पी आर की वैल्यू क्या दे रखी है, ए वेक्टर दे रखी है, मान लिया हमने ए वेक्टर हो गया। ठीक है, और उसी तरीके से आपको क्यू एस दे रखा है, यानी कि क्यू से एस को मिलाने वाली लाइन को भी कोऑर्डिनेट दे रखा, मतलब जो इसको वेक्टर दे रखा है। ठीक, ये क्यू एस हो गया। हमने मान लिया जो क्यू एस दे रखा है उसको हमने क्या मान लिया, इसको बी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की क्या खासियत है कि आमने सामने की साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी। अगर हम कहें कि जो पी क्यू होगा ना वो अगर वो एक्स वेक्टर है, अगर पी क्यू एक्स वेक्टर है तो आर एस भी क्या होगा, वो भी एक्स वेक्टर होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर क्यू आर आपके पास ये वाई वेक्टर है तो पी एस भी जो होगा ना वो भी वाई वेक्टर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि भाई क्या होगा, ये एक्स और वाई वेक्टर हमने मान लिया। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन ट्राइंगल पहले वाला ले लिया पी आर क्यू में। ठीक है, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, अगर हम लोग इसमें ट्राइंगुलर लॉ लगाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी आर यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू यानी कि एक्स वेक्टर और प्लस क्यू आर यानी कि वाई वेक्टर। ठीक है, ये आपने पहला क्वेश्चन बना लिया। अगली बार हम लोग ले लेते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू एस में, ट्राइंगल पी क्यू एस में, इसमें भी इसी से लगा दिए। तो देखिए पी क्यू एस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको क्या दे रखा है, क्यू एस दे रखा है, हम लोगों को क्या दे रखा है, क्यू एस दे रखा है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एस पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस। एस पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है, हमारा क्यू एस वेक्टर हम लोग बना लेंगे। ये किस हिसाब से आया, ये ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से आया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। देखिए पी एस अगर वाई है तो एस पी क्या हो जाएगा, एस पी हो जाएगा आपके पास माइनस वाई, क्योंकि साइन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू एक्स ऐसे यहाँ भी है यहाँ भी है, और क्यू एस की वैल्यू क्या है, क्यू एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है आपको बी वेक्टर। ठीक है, क्यू एस की वैल्यू क्या हो गई, ये बी वेक्टर हो गई। अब आपसे जो पूछा गया है वो आपको पी क्यू की वैल्यू नहीं एक्स की वैल्यू बतानी है। देखिए ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करा दें तो वाई से वाई कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर इज इक्वल टू वाई से वाई कट गया और एक्स हो गया 2x वेक्टर। यानी कि आपके पास जो एक्स वेक्टर आपने माना है, जो पी क्यू माना है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, यानी कि आपके पास जो सी ऑप्शन है इसमें भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पास दो ठो यूनिट वेक्टर है। ठीक, ए और बी क्या है, दो यूनिट वेक्टर है। ए और बी क्या है, दो यूनिट वेक्टर है। तो यानी कि यूनिट वेक्टर है ए और बी, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ ए वेक्टर यूनिट वेक्टर का मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, और मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 दी गई आपको, यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, फिर आपके पास कहा जाएगा ए प्लस 2b और 5a माइनस 4b आर परपेंडिकुलर। तो अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ए वेक्टर और प्लस का 2b वेक्टर, अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो 5a माइनस 4b और a प्लस 2b इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। देखो 5a माइनस 4b इनका डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 हो गया। इस लिहाज से हम लोग क्या काम कर सकते हैं इसमें, अब अगर हम लोग इसमें देखिए डॉट प्रोडक्ट को शुरू करें तो a जो है वो a के साथ डॉट प्रोडक्ट में जाएगा, तो हो जाएगा 5 ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ए डॉट ए की वैल्यू मॉड ए बन जाती है, स्क्वायर बन जाएगा, और ए डॉट बी की वैल्यू 0 हो जाएगी और बी डॉट ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो माइनस का 4 ए वेक्टर और डॉट ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, और फिर 2b और 5a आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएंगे, और प्लस का हो जाएगा 10
ए डॉट बी और बी डॉट यहाँ पर सेम होते हैं क्योंकि ये कम्युलेटिव लॉ का फॉलो करते हैं डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया। और उसके बाद 2b और माइनस का 4b तो हो जाएगा माइनस का 8 और मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर, मॉड b वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। मॉड b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मॉड b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए मॉड a की वैल्यू 1 है और मॉड b की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मॉड a की वैल्यू 1 है तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको 5, यहाँ से 5 मिलेगा और माइनस का 4a डॉट बी और प्लस का 10a डॉट बी जो हो जाएगा 6a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 6a वेक्टर डॉट बी वेक्टर और फिर माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 8 और प्लस का 5 तो हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको प्लस का 6 भी, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर और इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 1/2। अब a डॉट b का मतलब मॉड a इंटू मॉड b इंटू में कॉस थीटा जाए। अगर थीटा जो है a और b के बीच का एंगल है तो a डॉट b की वैल्यू मॉड a मॉड b कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब मॉड a और मॉड b तो ये दोनों 1 है तो बचेगा कौन, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। जो थीटा क्या है वो a और b वेक्टर के बीच का एंगल है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस 1/2 कब होता है, π/3 पर, यानी कि 60 डिग्री पर। ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास है 98। इसमें कहा जा रहा है कि ए बी सी जो है वो यूनिट वेक्टर है। इसमें भी क्या बात कहेगी कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। अगर ए और बी सी और ये क्या है यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड सी वेक्टर, ये क्या हो जाएंगे, इनकी वैल्यू 1 दी गई है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये जो है ना एक मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया और फिर डॉट प्रोडक्ट दिया गया है। पहले क्रॉस है फिर डॉट है, तो अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट का जो पहला ब्रैकेट है ओपन करें तो देखिए क्या मिलेगा, 3 5 जा 15। अब हम डायरेक्ट इसमें ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, मिलेगा 15 और a क्रॉस a, 15 a वेक्टर और क्रॉस ऑफ a वेक्टर, ठीक है। फिर मिलेगा माइनस का 12 a क्रॉस c, माइनस का 12 a वेक्टर और क्रॉस ऑफ सी वेक्टर। फिर क्या मिलेगा, प्लस का 10 बी क्रॉस ए, प्लस का 10 बी वेक्टर और क्रॉस ऑफ ए वेक्टर, बी क्रॉस ए हो गया। फिर क्या मिलेगा, माइनस का 8 बी क्रॉस सी, माइनस का 8 बी वेक्टर और क्रॉस ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। और ये वाला जो डॉट प्रोडक्ट है इसको एज इट इज रखते हैं, यानी कि b प्लस 2c को हम लोग एज इट इज रखेंगे, तो हो जाएगा b वेक्टर और प्लस का 2c वेक्टर, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब a क्रॉस a जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो मिलेगी आपके पास यहाँ पर माइनस का 12 a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, फिर प्लस का 10 b वेक्टर और क्रॉस ऑफ ए वेक्टर और माइनस का 8 बी वेक्टर और क्रॉस ऑफ सी वेक्टर, और इनटू में डॉट प्रोडक्ट में क्या है, बी और प्लस का 2c वेक्टर, ठीक है। अब आप लोग ने नाम सुना होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है a डॉट बी क्रॉस सी, a डॉट बी क्रॉस सी या b डॉट सी क्रॉस ए, b डॉट सी क्रॉस ए या c डॉट ए क्रॉस बी, अगर ये हैं ऐसे टर्म हैं तो इनको हम लोग कहते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से इनको जानते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट बना करके आप ABC लिख दीजिए इसमें, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट बना करके क्या लिख दें, इसमें ABC लिख दें, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर ये है
देखिए ए डॉट बी क्रॉस ये क्या है, साइक्लिक क्रम में चलेगा, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का आपस में कराएंगे क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, तो पहले से क्या मिलेगा, पहले से आपको मिलेगा माइनस का 12 और बी डॉट ए क्रॉस सी, माइनस का 12 बी डॉट ए क्रॉस सी, ये पहले ब्रैकेट से मिल जाएगा। फिर 10 बी क्रॉस ए डॉट बी। अब देखिए इसमें एक चीज और समझने वाली है कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक टर्म जो है दोबारा रिपीट होगा, इन तीनों में से अगर कोई भी एक टर्म क्या हो दोबारा रिपीट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि जैसे आ जाए ए डॉट ए क्रॉस सी या बी डॉट बी क्रॉस सी या सी डॉट सी क्रॉस, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी में कोई भी टर्म अगर दोबारा वेरिएबल आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से अब आप देखिए बी क्रॉस ए को जब हम लोग बी से मल्टीप्लाई कराएंगे ना डॉट प्रोडक्ट में, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह बी क्रॉस सी को जब बी से कराएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर 2c को अगर हम लोग इससे ए क्रॉस सी से कराएंगे तो फिर देखिए 2 बार सी आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा कौन, यहाँ पर आपको 10, यहाँ पर आएगा 10 और सी डॉट और 10 टू द 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 20 और सी डॉट बी क्रॉस सी, 20 और सी डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर देखिए बी क्रॉस सी को जब हम लोग 2c से कराएंगे तो 2 बार सी फिर से आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 टर्म बचेंगे। अब देखिए साइक्लिक क्रम में यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं, यहाँ पर इस बारे में कुछ चेंजेस हैं। होना क्या चाहिए, बी डॉट सी क्रॉस होना चाहिए, यहाँ पर ए क्रॉस सी है। यानी कि फिर से दोनों अगर आपस में टर्म जो है आपस में चेंज करेंगे तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और माइनस जो है वो आगे आ जाएगा। और चूंकि पहले से माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 और बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है, बी डॉट सी क्रॉस ए आ जाएगा। और फिर देखिए यहाँ भी बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए, ए क्रॉस भी होना, सी डॉट ए क्रॉस भी होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर अगर हम लोग चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पर ए क्रॉस भी आ जाएगा। तो प्लस का हो जाएगा 20 और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। और चूंकि हमने बी क्रॉस ए का चेंज किया तो आगे का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, आगे का साइन जो होगा वो हो जाएगा, प्लस था पहले से तो हो जाएगा माइनस। अब माइनस का 20 और प्लस का 12, क्योंकि ये सब तीनों वैल्यू सेम है तो जाएगा माइनस का 8 और बी और फिर सी और फिर ए। ये आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो नोटेशन होता है उसके हिसाब से इसको लिख दिया। फिर देखिए तो हो जाएगा माइनस का 8 और बी डॉट सी क्रॉस ए। अब सी और ए और बी ये क्या है, यूनिट वेक्टर और एक ही प्लेन पर है। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं भी दो का, अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो उस क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से जो आपके पास वैल्यू मिलती है वो क्या होगी, वो ऐसी वैल्यू होती है जो इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होती है। अगर सी क्रॉस ए करेंगे तो सी क्रॉस ए के परिणाम स्वरूप आपको ऐसा वेक्टर मिलेगा जो सी और ए दोनों पर क्या होगा, ये दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। और उस प्लेन पर परपेंडिकुलर, और ये भी देखिए बी भी है ना, ये भी उसी प्लेन पर है, यानी कि बी और सी क्रॉस ए जो होगा वो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। और अगर परपेंडिकुलर होंगे तो दो वेक्टर्स अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो दो वेक्टर्स मिलेंगे वो आपस में 0 हो जाएंगे। बी डॉट सी क्रॉस ए की वैल्यू 0 हो जाएगी और उसके बाद आपको फिर जो होगा 8 के साथ 0 करके वो 0 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो आपके पास डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कोई दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि ये दो ठो आपके पास दिए गए हैं, वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। और इन वेक्टर के बीच में पूछा जा रहा है कि क्या एंगल हो जाए कि ये ऑब्ट्यूस एंगल बने। अब सोचिए कि ऑब्ट्यूस एंगल कब बन सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल तब बनेगा जब उनका थीटा की वैल्यू जब 90 से आगे चली जाएगी तो ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा, ठीक। अब अगर ऑब्ट्यूस एंगल बने
तो उस लिहाज से जो अगर एब्ट्यूज एंगल बने तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 90 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए फॉर ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल जो थीटा होना चाहिए, जो दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। अब 90 से बड़ा और 180 से छोटा यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा कहाँ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस होता है वो क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है। यानी कि इस अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करी जा रही है, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करी जा रही है, तो जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है ना। देखिए 1 से 0 जाती है, 1 से 0 जाती है और फिर 0 से घटते घटते -1, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि लेस देन 0 होगा। पहली चीज, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका मतलब अगर कोई भी दो जो वेक्टर आपको दिए गए हैं, अगर हम इनका नाम ए का नाम दे दें, जैसे ए वेक्टर को हम कहें कि 2x² और 2x² और प्लस का 3xj और प्लस का कि जैसे ए वेक्टर हमने इसका नाम दे दिया, इस पर कैप लगा लीजिए, और दूसरे वेक्टर का नाम हमने अगर बी दे दिया तो बी वेक्टर की वैल्यू ऐसे दे दिया हमने i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का x² k कैप, प्लस का x² k कैप। ये दो वेक्टर हो गए। अब अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला जाए, अब चूंकि थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि इस हिसाब से जो ए डॉट बी आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी 0 से छोटा आएगा, यानी निगेटिव आएगा। क्यों आएगा निगेटिव, क्योंकि हम लोग भाई जानते हैं ना कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, मॉड ए इंटू मॉड बी और इंटू में कॉस थीटा, ये होती है। अब अगर कॉस थीटा जो है हमारा निगेटिव है तो ये वैल्यू भी क्या आएगी भाई, ये भी तो वैल्यू निगेटिव आएगी ना, क्योंकि आगे मॉड लगा है, मॉड जो है वो पॉजिटिव नंबर देता है। ठीक, तो इस हिसाब से जो ए दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। अब अगर हम लोग ए और डॉट बी निकाल लें तो देखिए आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 2x², फिर जे वाला जे के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 6 और x, और k वाला जो है वो k वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो k वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हो जाएगा x² प्लस का x², ठीक, और लेस देन 0। तो हो जाएगा यहाँ से 3x² माइनस 6x। तो अगर यहाँ से हम लोग 3x को कॉमन ले लें तो 3x को कॉमन लेने के बाद क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 लेस देन 0, यानी कि आपको मिला x इंटू एक्स माइनस 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 0 से छोटी होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग इसको क्या बनाएं, इसको 0 से छोटी निकालने के लिए एक नंबर लाइन बनाई। अब यहाँ से आपको एक बार x की वैल्यू 0 मिलेगी और एक x बराबर 2 मिलेगा, तो हमको 2 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, एक बार 0 बनाना पड़ेगा और एक बार 2 बनाना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है कि अगर हम इसमें जो है 2 से बड़ी वैल्यू कोई रखें तो देखिए ये पॉजिटिव बनेगा ना, अगर 2 से बड़ी वैल्यू 3 रख दिया तो 3 और 3 माइनस 2, यानी कि यहाँ से जो बनेगा ये पॉजिटिव टर्म बनेंगे, फिर निगेटिव बनेंगे और फिर पॉजिटिव बनेंगे। यानी कि हमको अगर इसको निगेटिव चाहिए तो निगेटिव कहाँ मिल रहा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी हो, तो इस कंडीशन में आपको जो कॉस थीटा होगा वो एब्ट्यूज एंगल, यानी थीटा जो है वो एब्ट्यूज एंगल होगा, यानी कि इस हिसाब से आपके पास जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100, द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर्स वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली दिया, व्हाट इज द एंगल सी, एंगल सी आपको इक्वल टू, आपको एंगल सी की वैल्यू पूछी गई है और आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, चलिए एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं और देखिए इसे हमने एक ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक, बना लिया जी।
अब इस ट्रायंगल में क्या खासियत दी गई है कि आपके पास 3 वर्टेक्स है, ये मान लिया हमने ए मान लिया, ये वर्टेक्स बी मान लिया और ये वेक्टर सी मान लिया। अब ए के पोजीशन वेक्टर क्या दिए गए हैं, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के पोजीशन वेक्टर आपको दिए गए हैं जे कैप प्लस के कैप, जे प्लस के कैप ए के हो गए। बी के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं आपको 3i प्लस जे प्लस 5k, 3i प्लस जे प्लस 5k, ये बी के हो गए। और सी के पोजीशन वेक्टर आपको दिए गए हैं 3j प्लस 3k, 3j और प्लस 3k। और आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे रिक्वायरमेंट पूछे कि व्हाट इज द एंगल सी, आपको ये सी बताना है। अब अगर एंगल सी बताना है तो देखिए एंगल सी किसके, ये AC और BC के बीच का एंगल है, यानी कि पहले हमको AC पता होनी चाहिए। तो AC कैसे निकलेगी, AC को निकालने का तरीका है, AC को कैसे निकाल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू OB माइनस OC, सॉरी AC इज इक्वल टू OC माइनस O, यानी कि C वाले से अगर A वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AC पता चल जाएगा। तो देखिए 3j से अगर j को घटाएंगे तो आ जाएगा 2j, और 3k से अगर k को घटाएंगे तो हो जाएगा 2k। तो ये देखिए आपको ये मिल गई AC, ठीक, 2j प्लस 2k, ये कौन मिला आपको, ये मिला AC वेक्टर, ये मिला आपको AC वेक्टर। और फिर BC चाहिए, तो BC कैसे मिलेगा, जब हम लोग OC माइनस OB कर दें, यानी कि इसमें से इसको अगर हम लोग घटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको BC मिल जाएगा। तो चलिए BC निकाल लेते हैं। तो OC माइनस OB करेंगे तो देखिए इसके पास तो I वाला टर्म है नहीं, तो हो जाएगा आपके पास BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 3i कैप और 3j प्लस का माइनस का j तो हो जाएगा प्लस का 2j और 3k माइनस का 5k तो हो जाएगा माइनस का 2k। ठीक है, तो अब AC तैयार है और BC तैयार है, तो हमको इनके बीच का एंगल चाहिए। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि AC वेक्टर डॉट BC वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ AC इंटू मॉड ऑफ BC इंटू में कॉस ऑफ C, दोनों के बीच का एंगल कितना है, कॉस C है। अब AC डॉट BC निकाल लीजिए, देखिए 3i और AC के पास तो I वाला टर्म है ही नहीं, यानी कि I का टर्म 0 हो जाएगा। फिर 2j और 2j आपस में मल्टीप्लाई होकर के कितना देगा, हो जाएगा 4, और फिर माइनस का 2k और माइनस का प्लस का 2k, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 4, और इज इक्वल टू मॉड ऑफ AC मॉड ऑफ BC इंटू में कॉस C। अब देखिए ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब जब 0 हो गई तो मिल जाएगा आपको यहाँ से कॉस C इज इक्वल टू 0, और कॉस C कब 0 हो सकता है, जब एंगल C कितना हो, कॉस 90 पर 0 होता है। तो एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, यानी कि ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल था और आपको एंगल C की वैल्यू बतानी थी, यानी कि π/2। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 101 पर। 101 हमारा कहता है कि आपके पास z दिया गया है, ठीक है, z कैसा है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, z की वैल्यू दे रखी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y, और y की वैल्यू दे रखी है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और माइनस का x, ये आपको y डिफाइन कर रखा है। ठीक है, फिर पूछा जब f इज नॉट एन इंटीजर बट पॉजिटिव, कहा जाता है कि x जो है ना वो इंटीजर नहीं है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक नहीं है, डेसिमल में कोई ना कोई लगा नंबर लगा हुआ है, लेकिन हाँ पॉजिटिव है, ये दे रखा है। तो z की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, अब एक काम हम ये करते हैं कि x कहा गया कि इंटीजर नहीं है लेकिन पॉजिटिव है, तो अपने मन से हम कुछ मान लेते हैं। ऐसे हमने कहा कि x जो है ना, ऐसे हमने कहा कि जो x है उसको मान लिया हमने 1.2। देखिए अब ये इंटीजर नहीं है और पॉजिटिव भी है, तो हमने x अगर ये मान लिया, तो इस हिसाब से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए y जो आ जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 और माइनस का 1.2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि 1.2 से जस्ट पहले आने वाला इंटीजर कौन सा होगा, 1 होगा, और माइनस का 1.2, यानी कि आपको देखिए y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी 0.2, ये y मिल गए। अब अगर z को हम लोग डिफाइन करें, z इज इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y, और y की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने जो मान रखी है वो आ गई 0.2।
अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.2 क्या होगा, यानी कि 0.2 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। भाई 0.2 से जस्ट पहले इंटीजर कौन सा आता है, पूर्णांक, वो आता है कौन सा है, 0, यानी कि z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इस हिसाब से आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें 102 की, तो 102 में आपके पास fx दिया गया है और gx दिया गया है, और कहा जाएगा जो फॉग है वो गॉफ के इक्वल है, तो k की वैल्यू बतानी है। तो आपके पास fx की वैल्यू दे रखी है, fx की वैल्यू है आपके पास 4x + 1, fx की वैल्यू है 4x + 1, और gx की वैल्यू दे रखी है, gx की वैल्यू दे रखी है kx + 2, gx की वैल्यू है kx और प्लस का 2। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा रखा है कि f ऑफ g की जो वैल्यू है, यानी कि फॉग x है, वो गॉफ के इक्वल है, g ऑफ f(x) के क्या है, इक्वल है, फॉग इक्वल टू गॉफ दे रखा है। तो k की वैल्यू बतानी, चलिए करते हैं। तो f ऑफ g का मतलब क्या हो गया, f ऑफ gx, ठीक है, फॉग को हम लोग इससे डिनोट कर लिया, और g ऑफ f का मतलब क्या हो गया, g ऑफ fx हो गया। ठीक है, अब gx और fx की वैल्यू रख लीजिए, तो हो जाएगा f और gx की जगह क्या आ जाएगा, gx की जगह हो जाएगा kx + 2, kx और प्लस का 2, और fx की जगह क्या आ जाएगा, fx की जगह हो जाएगा 4x प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर fx बराबर इतना है तो f kx + 2 क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ kx + 2 से इसको रिप्लेस कर दिए, तो जगह 4 और kx प्लस का 2 और प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख देंगे, k और x की जगह हो जाएगा अब 4x प्लस का 1 और प्लस का 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो k की वैल्यू आएगी, वो k की वैल्यू आ जाएगी 7। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस हिसाब से 7 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करिएगा, बड़ा आसान तो क्वेश्चन है, k की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 में आपके पास क्या कहा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन लॉग ऑफ दिस। आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू पता नहीं है, तो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, आपके पास जो फंक्शन दे रखा है वो fx इज इक्वल टू दे रखा है log ऑफ, साफ कर देते हैं, दे रखा है log ऑफ x² प्लस का 2x और प्लस का 11, और बेस दे रखा है बेस 10 पर। ठीक है, ये आपको दे रखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें मिनिमम वैल्यू की, तो देखिए मैक्सिमम मिनिमा का यह क्वेश्चन है, और मैक्सिमम मिनिमा में हम लोग कैसे करते थे कि इसको हम लोग करते थे डिफरेंशिएशन, बेस 10 पर है, उसको आप एकदम जो है छोड़ दीजिए, बस सिंपल सा आपको क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें, f' की वैल्यू निकालें, तो पहले log का करेंगे तो हो जाएगा 1/x² और प्लस का 2x प्लस का 11, और x² + 2x करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 2। फिर अगला काम क्या करते थे कि हम लोग इसको 0 के इक्वल कर दिया, यानी कि जो f' था उसको 0 के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, यानी x की वैल्यू निकालते थे। तो f' की वैल्यू अगर हम लोग 0 कर देंगे और इस पूरे को अगर हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 2x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ से आपको -1। ये आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फिर अगर हम लोग इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें, ठीक है, इसको अगर हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, ये पॉजिटिव में ही आएगी। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे पॉजिटिव आएगी, तो इस हिसाब से मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर -1, इसमें अगर हम लोग रख दें जो हमारे फंक्शन में, तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो fx इज इक्वल टू मिल जाएगा आपके पास log, और x इज इक्वल टू -1 रखिए, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी 1, और x जगह करेंगे -1 तो हो जाएगा -2 और प्लस का 11।
11 + 1 12, 12 - 2 10, तो हो जाएगा log ऑफ 10 और बेस 10, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104। 104 में आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, और वो फंक्शन क्या है, दे रखा है कि x की पावर x का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है, और x की पावर x का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आपके पास दे रखा है 1 + log x, 1 + log x। ठीक है, ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए इसको हम लोग का काम करते हैं आगे। देखिए x की पावर जो x दे रखा है उसको हम लोग यानी कि 2 बार लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर x और इनटू में x की पावर x। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 + log x। ठीक है, 1 + log x और dx। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शन बन रहे हैं, एक x की पावर x बन रहा है और एक हमारे पास ये बन रहा है 1 + log x की पावर x, 1 + log x। ठीक, अब इसमें अगर हम लोग x की पावर x को t मान लें, x की पावर x को t मान लें, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप लोग ने क्वेश्चन किया होगा ना, तो ये x की पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को डायरेक्ट ही आता होगा। चलिए t मान लेते हैं, दोनों साइड में अगर हम log ले लें, log ले लेंगे तो जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा x, और log x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास log ऑफ t। ठीक है, ये आ गया। फिर क्या करें, हमको dx चाहिए, तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो पहले इधर का फर्स्ट सेकंड का लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और प्लस का log x आ जाएगा। ठीक है, और फिर dx आ जाएगा, log t का करेंगे तो 1/t और dt। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा t की वैल्यू x की पावर x आपने मानी है, तो जाएगा x की पावर x और 1 प्लस का log x और dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब आपको जो इंटीग्रेशन था उस पर देखिए, तो x की पावर x 1 + log x dx की जगह आप डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो चुका है, और इस वाले x की पावर x की जगह आपने t लेट किया है, तो हो जाएगा t और dt, t dt का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा t²/2, और t की वैल्यू अब रख दीजिए, यानी कि x की पावर x का होल स्क्वायर और बाई 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 की। 105 भी जो है एक सिंपल प्रोसीजर पर क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही फेमस एक फॉर्मूला होता था, ट्रिक होती थी, e की पावर x और 1 + log x और फिर प्लस का x log x प्लस x log x। ठीक है, अब अगर देखिए हम लोग इसको मान लेते हैं fx, अगर ये हम fx मान लें किसको, x log x को, fx मान लें अगर हम लोग x log x को, और इसका डिफरेंशिएशन करें, x log x का अगर डिफरेंशिएशन करें यानी कि f' निकालें, तो देखिए फर्स्ट सेकंड अगर हम लोग लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि log x का 1/x और प्लस सेकंड यानी कि log x और x का डिफरेंशिएशन 1। देखिए यहाँ से आपको f' की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस का log x। अब देखिए अगर हमने इसको fx मान रखा है तो 1 प्लस log x क्या हो गया, ये हमारा हो गया f', और हम लोग ने क्या पढ़ रखा है कि अगर e की पावर x और fx प्लस f' हो, यानी कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा वाला अपने आप मिल जा रहा हो, तो इस बिहाफ पर आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या बताते थे, इसका डायरेक्ट आंसर होता है x log x इंटू e की पावर x, यानी कि e की पावर x fx, तो हो जाएगा e की पावर x और fx आपके पास क्या था, x log x।
और क्योंकि इंटीग्रेशन किया है तो आप प्लस का सी लगा दीजिए। इस हिसाब से आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग अपने अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।